हूँ रीजन वगैरह। तो ध्यान देना, कल हमने बात किया था एक्सेप्शन नंबर 2 था या कोई 3 था? 3 था। तो हमने कल बात किया था कि जिरकोनियम और हफनियम का, जिरकोनियम और हफनियम का यहाँ होता है स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथनम, एक्टनम, और यहाँ आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, टी, जरा, जिरकोनियम, हफनियम। यहाँ से जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस बराबर होता है। इस दोनों का रेडियस यहाँ से लेके सबका यहाँ तक बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ये। लेंथनम के बाद ये स्टार्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, हाफनियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी इस यहाँ से यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट हुए तब इसके बराबर हुए हैं। तो इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेंथनम कॉन्ट्रैक्शन। तो लिख लेना इसमें कि रेडियस ऑफ जिरकोनियम इक्वल टू हाफनियम, इसको हम बोलते हैं लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होना स्टार्ट हो जाता है वो लेंथनम के बाद स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मैं रीजन लिखवा दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। रीजन क्या है? तो हाफनियम में जो होगा, जो बात करूंगा हाफनियम में, वो बात यहां से यहां तक होगा। तो हम बोलेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही लिख लो, यही ऑप्शन में आता है। अब ये क्या है शील्डिंग इफेक्ट, क्या नहीं है, उस समय के साथ आगे बता देंगे। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इतना ही बात बचा हुआ था। अब एक्सेप्शन नंबर 4 में आते हैं। एक्सेप्शन नंबर 4, एक्सेप्शन नंबर 4 लिखना। अगर तुम बात करोगे स्कैंडियम से लेके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफीसीओ, एनआई, कॉपर और जिंक, अगर हम बात करें स्कैंडियम, जो मैं एक्सेप्शन बोलूंगा वही तुम ध्यान देना। अगर हम बात करें स्कैंडियम टू जिंक, तो स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए था। क्यों? लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये होना चाहिए था। स्कैंडियम टू जिंक रेडियस विल बी डिक्रीज, बट ऐसा होता तो फिर एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं? तो फिर होता कैसा है? स्कैंडियम से मैग्नीज तक रेडियस नो डाउट डिक्रीज होता है, लेकिन कोबाल्ट का, निकेल का, एक छूट गया है क्या यहाँ पे, एफीसीओ, एनआई, कॉपर और जिंक, आयरन का, कोबाल्ट का और निकेल का जो रेडियस होता है वो छूट गया, वो इक्वल होने लगता है, और यहां पर कॉपर और जिंक का रेडियस इंक्रीज होने लगता है। ये सीक्वेंस चलता है, यानी यहां से लेके यहां तक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज। और फेकोनी में रेडियस क्या होता है? इक्वल। और सीयू और जिंक में रेडियस क्या होने लगता है? इंक्रीज। तो फर्स्ट रेडियस विल डिक्रीज, then radius will be equal, then radius will be increase। ऐसा ये घटना घटता है, मतलब ये ऐसा हैपनिंग है। होना चाहिए था, ये होता नहीं है। दिस विल बी नॉट हैपन।
what will be happen? First, scandium to manganese radius will be decreased. After that, FeCO and Ni have approx equal radius, and after that, copper and zinc radius will be increased like that. एक चीज ऐसा हो गया, यहां पर ऐसे लगाना, ऐसे इनसे बड़ा हो जाता है. तो आफ्टर दैट FeCO(Ni), कॉपर एंड जिंक विल बी, कॉपर और जिंक का रेडियस इंक्रीज होने लगेगा. साइज ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी इंक्रीज. ठीक है. अब ऐसा होता क्यों है, तो फिर से मैं रीजन लिख दे रहा हूं. और फिर समझाने के लिए बाद में समझाएंगे. तो रीजन लिख लो क्या है. अब डी में 1 होता है इलेक्ट्रॉन, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है. तो ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन in d orbital, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, ये कुछ डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है. अब तुम्हें मैं अभी फील नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि कुछ चीजें अभी हम जानते नहीं. तो बस लिख लेना कि डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से यहाँ से डी इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है. इसके वजह से d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10 ये डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लगता है. इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है. इस वजह से ऐसा होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेप्शन, चौथा है ना. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेप्शन नंबर 5 तो हम बात करेंगे लैंथेनाइड सीरीज में. और बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हमें नॉर्मली जैसा हम करते हैं तो मैं सिखाया था मैंने वैसा ही होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंथेनाइड सीरीज में. तो लैंथेनाइड सीरीज में बोल रहा हूँ, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है. लैंथेनाइड सीरीज में अगर बात करें लस्सी पर इंग्लैंड, LAC लस्सी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड, गुड तब, ड्राई होली, ER तुम, YB लो. लस्सी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड, गुड तब, ड्राई होली, ER तुम, YB लो. अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. तो Ce2Lu radius will decrease but लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होना चाहिए और डिक्रीज होता भी है. तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो ये अगर इसका रेडियस 10 पिकोमीटर है
तो ये 9.9 होगा, 9.78 होगा, 9.7 होगा। इनके बीच के जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो गैप बहुत ही कम होता है। जबकि बाकी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस का गैप ज्यादा देखने को मिलता है, एक 10 है तो दूसरा 5 होगा। जबकि इसमें जो गैप है वो क्या ऑब्जर्व होता है, वो गैप जो है दो रेडियस के बीच में वो बहुत कम होता है, 0.1 ऐसा। तो रेडियस विल बी डिक्रीज इन माइनर डिफरेंस। तो रेडियस डिक्रीज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि रेडियस डिक्रीमेंट का जो रेंज है उसमें जो डिफरेंस है उसमें माइनर है, ऐसा क्यों? तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजन क्या है? रीजन, इसका हम रीजन बोलेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, यानी शील्डिंग इफेक्ट जानना हमें जरूरी हो जाता है ना, कि हर जगह यही आ रहा है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। तो लिख लो, समय के साथ आगे बात करेंगे। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है। तो आपके पास ये रेडियस वाला पार्ट खत्म हो गया और आपको मटेरियल दिया गया है ना गोडाउन से, तो आप उसको होमवर्क में लिख लेना, उसको आज सोल्व करना है, ठीक है। होमवर्क में लिख लेना इंट्रोडक्शन और रेडियाई, दो टॉपिक होगा, उसको आज सोल्व करोगे तुम। इंट्रोडक्शन एंड रेडियाई होमवर्क में लिख लो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो हमारा जो सेकेंड पीरियोडिसिटी है वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो फर्स्ट हमारा एटॉमिक रेडियस समाप्त हुआ, ये वहाँ लेवल तक बता दिया, जिस लेवल तक तुम्हें 11th में आओगे तो पढ़ने को मिलेगा, तो उस लेवल तक मैंने वहाँ तक बताया है, सारा पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है। अब ये है कि तुम कितना इसको अपने पास रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, कितना यूज कर पाते हो, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर। ऐसा नहीं कि नोटबुक में लिखे तो नोटबुक में ही रह गया और दिमाग में भूसा भर गया। तो दिमाग में भूसा भरोगे तो फिर आगे काम नहीं आएगा। तो हमारा सेकेंड जो पीरियोडिसिटी है वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसको हम इंथैल्पी के बदले पोटेंशियल भी बोलते हैं, पोटेंशियल, जिसको शॉर्ट में IE लिखा जाता है या IP लिखा जाता है, कभी कभी I भी लिख देता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या क्या पढ़ना है, तो जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना जो है हमें वो है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, सब वही है क्या, मीनिंग क्या है। फिर मीनिंग जानने के बाद हम इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम इसमें एक्सेप्शन देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में थोड़ा एक्सेप्शन ज़्यादा है। उसके बाद हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 4 चीज़ें हमें पढ़ना है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं तो मैं मीनिंग बता दूं और इसका मीनिंग क्या है। तो हम यहाँ मीनिंग में पहला पॉइंट ये डालेंगे कि सम एलिमेंट, सारे नहीं, सम एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट जानते ना,
some element to complete their octet it lose their electron, it lose their electron, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, कुछ गेन भी करते हैं कुछ शेयर भी करते हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अभी मतलब है लूज वाले से। कुछ इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लूज करते हैं। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना जरूरी है? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट बिकम स्टेबल, वो स्टेबल बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो स्टेबल बन जाते हैं, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है? इनर्ट गैस के जैसा हो जाता है। तो ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। कैसे लूज करेंगे? अपने मन से या करवाना पड़ेगा। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं कि सोडियम के आउटर सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है 281, ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ जो प्रोटॉन रहता है ये इसके प्रोटॉन के अट्रैक्शन में है, क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसके मोह माया में लगा हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन हमें तो निकालना आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को है ना, तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन वाज अट्रैक्टेड बाय प्रोटॉन। किधर अट्रैक्ट होता है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। यानी ये जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस के तरफ। तो हम इसको थोड़े बोलेगा सोडियम कि तुम जाओ हमारे में से निकल जाओ, नहीं ना। अब इस सोडियम को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अब इस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा फ्रेंडशिप पहले से है और मुझे फ्रेंडशिप को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए जो हम उतना फोर्स लगाएंगे कि तुम्हारा जो फ्रेंडशिप का फोर्स है उससे ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो टूटेगा। जैसे मान लो ये मार्कर है, अब इसमें कैप लगा हुआ है, ये क्या बोल रहे हो महाथी? सर यू सेड यस्टरडे नो डैट। मतलब समझ में नहीं आया, इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है। सर यू सेड यस्टरडे नो डैट, मैं कल क्या बोला जानते हो? क्या बोलो? चलो तब तक लिखो। यहाँ पर देखो ये मार्कर है और ये कैप लगा हुआ है। अब इस कैप को हमें निकालना है, तो कैप को निकालना है तो फोर्स हम लगाएंगे बाहर। अब मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन इतना फोर्स लगाएंगे कि बाहर निकल जाए, तो हमें उतना फोर्स लगाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये अट्रैक्शन में है, हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे, और ये एनर्जी जो होगा या तो हीट के फॉर्म में होगा, या तो लाइट के फॉर्म में होगा, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, इसके फॉर्म में होगा। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें यहाँ पर एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये इसके मोह माया से बाहर निकल के आएगा, अपने आप तो आएगा नहीं। तो जो हम एनर्जी देते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट एनर्जी होता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं
आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे वो गैसियस फेज से निकालेंगे, यानी अगर ये सॉलिड में भी रहेगा ना तो उसको हमें गैसियस फेज में लेके जाना पड़ेगा। तो गैसियस फेज से एनर्जी निकालने में, अब ये एक मोल के लिए डिफाइन होता है, मतलब एक एटम के लिए नहीं होगा। अगर एक एटम के लिए होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोला जाता है, लेकिन अगर एक मोल के लिए होगा तो किलो जूल में या जूल में किलो जूल पर मोल डिफाइन होता है। अगर यूनिट बोले तो एनर्जी का यूनिट तो किलो जूल होगा, तो किलो जूल पर मोल में होगा। तो अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखना चाहूं कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो मैं यहाँ डिफिनेशन लिख रहा हूँ। अब ये पिक्चर दिमाग में बना के रखना, ठीक है, ताकि हम आगे भी काम, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। अब गैसियस एटम का मतलब ये मत सोच लेना कि जो एलिमेंट गैसियस फेज में है उसी से निकालेंगे, नहीं। अगर सॉलिड फेज में भी रहेगा ना तो उसको गैस में बदल देंगे। रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम पर मोल, एक मोल को निकालने में जितना एनर्जी लगेगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और उसको हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी को यूनिट में अगर लिखे तो किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं, या हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी पर एटम। यानी एक एटम के लिए बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाएगा, और एक मोल में लिखा जाए तो किलो जूल में या किलो कैलोरी में, जो भी एनर्जी का यूनिट है उसमें लिखा जाए। क्या इतना बातें सबको समझ में आई? अभी हमने मीनिंग समझाया कि दिस वन इज ए मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। हाँ महाथी बोलो, क्या बोल रही हो? Why cannot remove electron from liquid state or solid state? अरे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में अट्रैक्शन क्या होता है? और ज्यादा होता है, ठीक है। एटम से निकालना है ना, तो एटम को पहले थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा ना, तब इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहेंगे ना हम। अगर एटम पास पास है, देखते हो कि ज्यादा रिएक्शन किस फेज में होता है? गैसियस फेज में होता है। गैसियस फेज में रिएक्शन फास्ट होता है, लिक्विड फेज में कम होता है, सॉलिड फेज में और कम होता है। तो दूर दूर रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉन तुम जल्दी जल्दी निकालोगे। अब मान लो ये मार्कर है, अब 5-6 मार्कर एक साथ आ गए, अब बोलेगे सब कैप को निकालो, जल्दी निकलेगा? ये नहीं निकलेगा। लेकिन ये अकेला अगर मार्कर रहेगा, हालांकि 2 निकल गया इसमें से, तो अगर ये अकेला रहेगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इस मार्कर को हमें दूर दूर करना है, तब निकालने के लिए बोला जाए, तब आसानी से हम निकाल देंगे। तो दूर दूर करने का मतलब उसको गैसियस फेज में लाना पड़ता है। इतना लिख लिए सबने लिख लिया? हटा दो ये डायग्राम वगैरह सब निकाले ना? चलो अब हम बात करते हैं कंपेयर का, कि कंपेयर कैसे किया जाए, कि कैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये हमें चीजें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए एक बात तो हमें समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन जितना अट्रैक्टेड होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा।
यानी अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट हमारा कंपेयर है, तो कंपेयर में करने के पहले तो एक बात तो हम बोल सकते हैं कि मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। यानी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या हो गया महाथी? एक बार YouTube पे देखना, तुम्हें क्या हो गया आज? मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी इंथैल्पी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही इंथैल्पी ज्यादा होगा। ठीक है, मोर अट्रैक्शन यानी जितना ज्यादा ये अट्रैक्टेड होगा उतना ही, इधर से अट्रैक्टेड होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बस इतना ही करता हूं, रुक जाओ। किसी को डाउट नहीं है ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी में? हैव यू एनी डाउट किसी को? नहीं कि मैं पढ़ाते चला जाऊं और तुम्हें समझ में ही ना आए। हस्ती मेहता नहीं, और बाकी तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है महाथी? जिक्सा क्लियर और नो डाउट। आदित्य नहीं, पारस पाटिल नो डाउट, कुणाल कुलकर्णी नो डाउट, आर्यन, आदित्य। चलो बताओ महाथी, व्हाट इज योर डाउट?